अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा ही की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले आपको न्यूज़ बताएं, और वैसे हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें कि वो ये न्यूज़ देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल पे तो जी अभी सुबह हुई है और सुबह हो गई मामू वाली कहानी जो है वो हम चला रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमें जो है वो खबर भी देनी चाहिए। तो जी सबसे पहले जो हम आपको न्यूज़ आज आपके लिए लेकर आए हैं वो है जी सऊदी अरेबिया से। जी हाँ, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो आपको हम ये बताते चलें कि वहां तो खैर आप जानते ही होंगे कि हज और उम्रे के लिए पाकिस्तानी पहुंच जाते हैं, भीख मांगने के लिए भी पाकिस्तानी वहां पहुंचा करते हैं। और जिसकी वजह से सऊदी अरब के जो एमबीएस हैं यानी कि मोहम्मद बिन सलमान वो बहुत परेशान है और उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जी आप भिखारियों को रोकें। अब पाकिस्तान ने सोचा चलो भिखारियों को रोकते हैं किसी तरीके से। उसके लिए कई तरह के जो है कई लोगों के नाम जो है वो सीएल में डाले गए, कई लोगों को एयरपोर्ट से रोका गया और बहुत कुछ होता रहता है पाकिस्तान में। लेकिन अब एक नया केस सामने आया और वो ये है कि जी तकरीबन 10 पाकिस्तानी जो हैं वो मक्का में जो है यानी मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, मक्का में जो है 10 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए हैं और कहा ये गया है कि जी ये लोग जो थे वो फेक गोल्ड बेच रहे थे। जी हाँ, यानी कि जो नकली सोना पता नहीं कहां से इन्होंने बनाया, कहां से लेकर गए, इन्होंने मक्का तक पहुंचाया कैसे और उसके बाद वो सेल कर रहे थे उस फेक गोल्ड को। तो ये 10 पाकिस्तानी जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है। पाकिस्तानी जो है वो एक से एक बढ़कर है, मतलब आपको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत फ्रॉडिये मिलेंगे और अभी बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो चलते फिरते अपने आप को बहुत बड़ी चीज बताते हैं लेकिन फ्रॉडिये हैं। लेकिन अब तो ये फ्रॉडिये जो है जिससे सीधी सीधी जबान में फ्रॉडिया ही कहा जा सकता है, वो जी मक्का में भी पाए गए। यानी पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मक्का मदीना जाने की पाबंदी लग जाए पाकिस्तानियों को और हज उम्रा ना कर सके। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब जो है हो सकता है अब इन लाइन्स के ऊपर भी सोच रहा हो कि सिर्फ जो है वो हज उम्रे के लिए उन्हीं को परमिशन दी जाए जिनके पास अच्छा खासा जिनकी चेकिंग हो गई हो, जिनके पास पैसा हो, या जो कि उनको थोड़ा सा भी ये डाउट ना हो जिनके ऊपर कि ये कोई चोरी चकारी भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे लोग तो ऐसे हैं कि आप यकीन कीजिए कि वो तब भी पहुंच जाएंगे, भीख मांगने वाले भी पहुंच जाएंगे और चोरी चकारी वाले भी तब भी पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब कितनी भी कोशिश करे बच नहीं पाएगा। लेकिन खैर, गल्फ कंट्रीज में बढ़ते हुए क्राइम्स, पाकिस्तानियों की तरफ से बढ़ते हुए क्राइम्स जो है उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। और एक बार फिर ये देखने में आया कि ये खैर ये पहला सीन कह रही हूँ, पहला केस है, सॉरी पहला केस है जो पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ कि वो फेक गोल्ड बेच रहे थे और लोग हैरान हैं। यानी जब मैंने ये न्यूज ट्विटर पे शेयर की, एक्स पे शेयर की, तो बड़े लोग हैरान हुए कि ऐसा कैसे। तो भाई ऐसा ऐसे कि भाई आप पाकिस्तानियों को अगर नहीं जानते तो जान जाइए, ये ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हैं, ऐसे ऐसे पैसे का फ्रॉड करते हैं कि जिससे कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी और आप कहेंगे कि ये मेरे साथ क्या हाथ हो गया। तो इसी इसी में जो है वो ये चीजें भी आती हैं। अब इसी वजह से यूएई ने जो नई पॉलिसी अपनी लेकर आए हैं वीजा के लिए, उसमें आपके यानी कि जो कोई भी जाता है दुबई या यूएई, उसके अकाउंट में कम से कम जो बैंक बैलेंस है वो 10 लाख पाक रुपीस होने चाहिए, तभी जा सकेंगे। ये नहीं होगा कि आपके अकाउंट में कुछ नहीं है और आपने बस अपने किसी से कहकर वीजा ले लिया और पहुंच गए। ये सब चीजें जो है वो यूएई ने भी रोक दी है। और अब लगता ये है कि यूरोप की तरह गल्फ कंट्रीज में भी जाना पाकिस्तानियों का मुश्किल हो जाएगा और जिस तरह की शर्तें रखी जाएंगी उसके बाद सारे पाकिस्तानी जो है वो आपको पाकिस्तान में ही बैठे मिलेंगे। लेकिन ये क्राइम्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उस वक्त भी यूएई के अंदर या दुबई में जो क्राइम्स रेट है और जो पकड़े जाते हैं उनमें 50% पाकिस्तानी होते हैं। और इसके लिए यकीनन हमारी गवर्नमेंट जो है उसको मुबारकबाद देनी चाहिए कि किस तरह का माहौल बना रहे हैं और किस तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान से निकल रहे हैं, जो भी कह लीजिए। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ जो है इस न्यूज को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और ना सिर्फ ये कि यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, बल्कि इसको शायद हो सकता है गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सीरियस ले, इसलिए कि जाहिर है कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी जो है टर्म्स हमेशा से पैसा लेने की वजह से, पैसा ना देने की वजह से बहुत अच्छे रहे। मतलब लेना देना तो रहता है, लेकिन ये कि हम जो पैसा भी या जो डॉलर भी पकड़ लेते हैं सऊदिया से वो फिर वापस करने की नौबत नहीं आती। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो ये इस खबर को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, लेकिन रोका कैसे जाएगा पता नहीं। बहरहाल ये 10 पाकिस्तानी जो हैं ये पकड़े गए हैं यानी कि फड़े गए हैं
جی ہاں مکہ میں، اور یعنی مکہ مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر، جی اللہ کے گھر میں یہ فیک گولڈ بیچ رہے تھے یہ لوگ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کا کوئی خوف جو ہے اب پاکستانیوں کے دل میں نہیں رہا۔ وہ کسی سے بھی پیسہ لے کے کھا جاتے ہیں، کسی کا بھی پیسہ واپس کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، فیک گولڈ بیچتے ہیں، اور ہر طرح کا کرائم جو ہے وہ نہ صرف اپنی کنٹری میں بلکہ اب تو گلف کنٹریز میں کرنے سے بھی ذرا بھی نہیں گھبراتے۔ لیکن خیر دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات ہم کریں گے افغانستان اور انڈیا کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ میں جو ہے ٹرمز کافی بہتر ہو گئے، اور دبئی میں میٹنگ کے بعد سے تو جی جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ بہت زیادہ تعریف کرتی دکھائی دے رہی ہے بھارت کی۔ اس پہ یقیناً پاکستان جو ہے اس کو سوچنا ہوگا، پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ آخر کس طرف جو ہے ہمارے ریلیشنز جا رہے ہیں افغانستان کے۔ یعنی ہماری طرف تو افغان طالبان یا ٹی ٹی پی جو ہے وہ بارڈر پہ ٹھکا ٹھک ہمارے جو ہے لوگوں کے ساتھ لڑنے میں، اور ہمارے جو ہے وہ جیسے کہہ لیجئے کہ ہمارے چھکے چھڑانے میں لگی ہے۔ لیکن بھارت جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، ہم نے غزوہ ہند کرنی ہے۔ جی ہاں غزوہ ہند کرنی ہے، تو وہ جو ہے غزوہ ہند تو مجھے ہوتی ہوئی نہیں آ رہی، اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ آخر غزوہ ہند نہیں ہوگی تو زید حامد صاحب کا کیا ہوگا۔ بہت دن ہو گئے زید حامد صاحب کی کوئی ویڈیو نہیں آئی جس کے اوپر ہم بات کر سکیں یا کہہ سکیں کہ جی زید حامد صاحب کیا کر رہے ہیں۔ لیکن خیر پاکستان میں اسی طرح کے کئی لوگ ہیں جو کہ غزوہ ہند کے خوابوں میں رہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف غزوہ افغانستان جو چل رہا ہے، اور جو افغانستان روز صبح شام چپیڑے لگا رہے ہیں آ کے ٹی ٹی پی والے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور بس یہی کہا جا رہا ہے ہاں جی ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ارے آپ انہیں چھوڑیں گے تو تب نا جب ہم انہیں پکڑیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کی پکڑ میں ہی نہیں آ رہے، اور اس کے بعد روز آ کے جو ہے جوتے مار کے نکل جاتے ہیں۔ اب اسے جوتا کہیے یا کچھ کہیے، بہرحال اس وقت پاکستان کی سائڈ جو ہے وہ کافی ہمیں کمزور دکھائی دے رہی ہے، اور افغانستان جو ہے وہ جا کر بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے۔ یعنی کہ اگر بھارت، ساری دنیا جو ہے وہ بھارت سے ہاتھ ملا رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی، اور ہم جو ہے پہلے جو کچھ کر چکے، چاہے وہ کارگل ہو، چاہے وہ اڑی ہو، چاہے پلوامہ ہو، چاہے ممبئی اٹیک ہو، ان سب کے جو انمول رتن ہم نے پال کے رکھے ہیں ان کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ورنہ ہمیں چاہیے تو یہ کہ جی ایک آدھ چیز، ایک آدھ پیس جو ہم نے فالتو کے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ حافظ سعید ہو گیا، مسعود اظہر ہو گیا، اور اس طرح کے لوگ اگر ہم بھارت کو دے دیں تو ہمارا تھوڑا خرچہ بھی بچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جی بھارت بھی ہم سے خوش ہو جائے گا کہ چلو موگیمبو خوش ہوا کہ پاکستان نے یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے۔ لیکن نہیں، پاکستان میں ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے، ہم کبھی اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے حساب سے دوسرا ہی غلط ہوتا ہے۔ لیکن خیر یہاں پر جو ہے وہ ہو یہ رہا ہے کہ جی افغانستان اور بھارت کے بیچ میں جو ریلیشنز ہیں وہ ہمیں مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر یقیناً پاکستان میں جو بہت سے اتھارٹیز اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں ان کے یقیناً ہاتھ سے کبوتر، چڑیا اور کوے اڑ گئے ہوں گے، اور اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اب کیا ہوگا، یعنی کہ تیرا کیا ہوگا کالیا، یہ سوچا جا رہا ہوگا۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے، ورنہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بھارت سے اپنے ٹرمز ٹھیک کریں۔ مگر کیسے کریں، مودی جی مان ہی نہیں رہے۔ کوئی بات نہیں، ہم تو جی اگر بات نہیں ہو رہی ہوتی کسی سے تو ہم تو جی ہاتھ ہو گیا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے منا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ مجھ سے سیکھنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم بھارت سے ٹرمز ٹھیک کرنے ہی ہوں گے، ورنہ جو حالت ہو رہی ہے، جس طریقے سے افغانستان جو ہے وہ بھارت کے نزدیک جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارے پارٹنر ہیں، یہ تو ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، اور تعریف پہ تعریف، یعنی تعریف پہ تعریف، تاریخ پہ تاریخ نہیں کہنی، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف جو کر رہے ہیں وہ دیکھ کر یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں پریشان ہوں گے۔ ویسے پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی افغانستان جو ہے وہ ہمارا 5واں صوبہ ہے، لیکن افغانستان نے الٹا کر دیا اور کہہ دیا کہ نہیں، پاکستان ان کا صوبہ ہے۔ اس وجہ سے پاکستان اور دونوں میں جو ہے 36 کا آنکڑا شروع ہو گیا، اور ابھی اس وقت حالات جو ہیں وہ کہہ لیجئے قابو سے باہر ہے، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ اور مان جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں جی نہیں۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ ہم جہاں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری تو خیر چائنا سے بھی آج کل کچھ کھٹ پٹ چل رہی ہے۔ چائنا جو ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی نا بھارت کے دباؤ میں آ گیا ہے، یا کسی طرح کا پریشر جو ہے وہ بھارت نے اس کے اوپر ڈالا ہے، جب بھی چائنا جو ہے نا اس نے ہمیں پیسے دینے بند کر دیے ہیں۔ اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فیز 2 جو ہے سی پی کا وہ شروع کرو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے 1 جو ہے اس کو کمپلیٹ کرو، اس کے بعد بات کرنا۔ لیکن خیر یہاں پر تو یہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں۔ بات ہم کرتے ہیں جی بلاول بھٹو زرداری کی۔
जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी को आप सभी जानते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका कहना है मेरा खानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। यानी अच्छा, मतलब अब कह लीजिए कि बिलावल भुट्टो जो है वो अपने मुंह से ये बात मान रहे हैं कि कराची में जो तरक्की हुई है उसमें इनके खानदान का किया धरा है। ये तो सभी जानते हैं जी, कई नस्लों से क्या, बहुत टाइम से आपकी जो पीपल्स पार्टी है उसकी गवर्नमेंट चल रही है वहां पर कराची में और सिंध में, और वहां पे जो हाल है लाड़काना का और सब जगहों का वो सभी जानते हैं कि कितना बुरा हाल है। और उसके बाद ये कहना कि आपने कोई तरक्की करवा दी है, ये तो बड़ी हैरत की बात है। ये मुझे समझ नहीं आती इन पॉलिटिशियंस की, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे वो पीएमएलएन के हों, चाहे वो पीटीआई हो, किसी ने कभी कुछ काम खास किया नहीं है। हमेशा से लोग इनसे परेशान रहे, लेकिन पीटीआई वाले भी इस बात को मानते नहीं है। चाहे आप जाके केपीके की हालत देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान साहब ने कितना काम किया अपनी सरकार के अंदर। और इसी तरीके से आप सिंध में जाके देख लीजिए, सिंध में लोगों का जो बुरा हाल है, जिस तरह से लाड़काना और बाकी जगहें जो सिंध की हैं, वहां पर लोग जो है वो बेचारे, उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके यहाँ किसी किस्म का काम नहीं किया गया है, वो बुरा हाल सिंध का करके रखा हुआ है, और क्राइम रेट जो है वो भी सबसे ज्यादा हाई है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 3 नस्लों से कराची में जो तरक्की हुई है उसमें उनके खानदान का हाथ है। तो सर पहले जाके तरक्की दिखा तो दीजिए, कौन सी तरक्की? जगह जगह रोड्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, जगह जगह लोग जो है परेशान हैं, ट्रैफिक के हादसा बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहां पर अगर आपको, यानी कि आपको, मेरा मतलब बिलावल भुट्टो को नहीं कह रही मैं, मतलब वैसे बोला जाता है ना आपको, तो मैं वो कह रही हूँ, मतलब अगर किसी को, हाँ किसी को बोलना चाहिए, अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो उसकी वैक्सीन नहीं है, इसलिए लोग जो है वो कुत्ते को लेके कहते हैं देखो देखो वैक्सीन नहीं है, काटना मत। तो जी कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, और वहां पे मेडिसिन का प्रॉब्लम है, और कई तरह के जो हालात हैं वो खराब हैं। लेकिन बिलावल साहब जो है वो सारा क्रेडिट जो है अपने सर पे लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। साथ साथ पीटीआई की अगर बात करें, पीटीआई से निकम्मी, निखट्टू और बेकार गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी। इमरान खान साहब कई साल से केपीके में गवर्नमेंट उनकी चल रही है, और चाहे वो जेल में हो तब भी केपीके में इमरान खान की गवर्नमेंट है। लेकिन पारा चनार में जो हालात हैं वहां पे बच्चों की डेथ हो रही हैं, और एक के बाद एक हम सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं, रीट्वीट भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को कोई शर्म नहीं आ रही। आज भी यही बताया गया है कि 2 से 3 बच्चों की जो है वो जाने गई हैं, और उसकी रीजन यही है कि मेडिसिन जो है वो नहीं पहुंच पा रही। पारा चनार जाने के लिए और उस तरफ जाने के लिए कोरम एजेंसी वगैरह के लिए जो है वो रोड्स जो है वो ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ना तो वहां पर कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या दूसरी खाने पीने की चीजें पहुंच पा रही हैं, और ना ही मेडिसिन पहुंच पा रही हैं। अब कुछ कुछ टाइम के बाद बता दिया जाता है कि हाँ जी हमने तो हेलीकॉप्टर से पहुंचा दी चीजें, हाँ हमने तो जहाज से पहुंचा दी चीजें। इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो हमारी गवर्नमेंट या हमारे आजकल के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते रहते हैं, लेकिन वहां के हालात जो हैं वो हमें सही होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब अगर आपसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, अगर आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आप कहीं पर भी ना अमन ला सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो वो जो कहते हैं ना, हमारे एक किसी ने शायरी की थी कि जी कुर्सी है ना तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर मुल्क चला नहीं सकते तो उतर क्यों जाते हो। अब इसके बहुत से लोग मेरी करेक्शन करेंगे, इसलिए शेर मैंने थोड़ा सा इधर उधर गलत शायद पढ़ा है, लेकिन ये कि मतलब यही है कि सर अगर आपसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, आप पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो रिजाइन कर दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना नहीं आता। ये तो पता नहीं, मुझे लगता है कि जिस वक्त ओथ उठाते होंगे उस वक्त भी शायद अंगूठा ही लगाते हैं, लेकिन रिजाइन हमने आज तक किसी को करते हुए देखा नहीं। अगर किसी ने किया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है कि मैं वैसे एक आध किसी को मिस कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। हमेशा इनको जो है वो या तो इनकी गवर्नमेंट वैसे ही गिर जाती है, या इनको वैसे ही जाना पड़ता है, या फिर भाई लोग कह देते हैं कि जो भाई लोग लाते हैं वही भाई लोग ले जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे कोई भी हो, चलाने वाले हमेशा रावलपिंडी में होते हैं, और रावलपिंडी से ही पूरी गवर्नमेंट को चलाया, बनाया, गिराया और इसी तरह का सब कुछ किया जाता है। लेकिन कोई मानता नहीं है, नहीं नहीं जी हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है? ये तो एक तरह की डिक्टेटरशिप है जो इस वक्त यहाँ पे चल रही है कि जी सोच
मीडिया बैन कर दो, वीपीएन बैन कर दो, लोगों को बात ना करने दो, कम्युनिकेट ना करने दो, अगर कोई कुछ भी बोले तो जी उसको पकड़ के बंद कर दो, उसको धमकियां दो, उसको लेटर भेजो, उसको फोन कॉल करो। ये सब चीजें जो हैं ये पाकिस्तान में चल रही हैं, और अगर इसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं तो मेरा ख्याल है इन सभी लोगों को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। लेकिन करवाएंगे नहीं, इसलिए कि कोई मानता ही नहीं ना कि उसमें कोई गड़बड़ है। लेकिन खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर, बहुत से लोगों का कहना है कि जी पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो किससे बात करें, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो बेचारा आता तो है लेकिन अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, तो जाके पूछता तो वो आर्मी से। तो मेरा कहना ये है कि जी सीधे सीधे आप जो है वो, मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ से ही बात कर लिया करें, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर ने भी तो उधर ही जाना ना सर, तो फिर मैं क्या करूं। तो अगर उन्होंने यही करना है तो फिर डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लीजिए। और अब अगर ठीक है, मैं मानती हूँ कि दोनों मिलकर कंट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, एजेंसीज हो, पॉलिटिशियंस हो, यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो भी कोई पीछे नहीं है। मतलब ये भी इतने ही है कि ये भी कुछ कंट्री के लिए नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो, उसको हम तो जी सुपर पावर बने हुए हैं, या हम सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से या न्यूक्लियर पावर होने की वजह से पूरी दुनिया को हम ये समझते हैं कि वो हमारी गुलाम हो जाएगी और हमसे डरेगी। हमारे पास जी इस्लामिक कंट्रीज में हम वाहिद हैं जिसके पास इस्लामिक बॉम्ब है, यानी इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब हम रख के बैठे हैं। इस किस्म की जाहिलाना बातें जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। अरे आपके पास एजुकेशन है, आप एजुकेशन में कोई मुकाबला कर सकते हैं, आपके लोग, में उसको नहीं कह रही, पढ़े लिखे, मेरे नाना जी कहते थे, वही 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 जी जी जी, नाना जी जो वहां से आए थे, वो दिल्ली से आए थे मेरे नाना जी, वो तो मेरे दादाजी थे जो जो इलाहाबाद से आए थे या प्रयागराज से आए थे। वो कहते थे बेटा पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क होता है, अनपढ़ और जाहिल में फर्क होता है। अनपढ़ वो होता है जिसे लिखना पढ़ना नहीं होता, जाहिल वो होता है जो लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है, लेकिन उसकी जहनियत जाहिलों वाली होती है। और हमारे पाकिस्तान में जहनियत जाहिलों वाली लोग बहुत हैं, यानी आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे जिनको शायद लिखना पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज बताएंगे और बताएंगे जी हम तो बड़े काबिल हैं। पीछे वो किताबों पे किताबें रख के बैठेंगे कि आपको लगेगा पता नहीं कौन सी रेडी से, कौन सी ओल्ड बुक से, कहाँ से, किलो के हिसाब से। वो जो तारिक फतेह साहब कहते थे ना कि किलो के हिसाब से जाके बुक्स ले आते हैं और वो बुक्स रख के बैठे होते हैं, उसके बाद पढ़ा उन्होंने, उनमें से कोई बुक नहीं होती है। तो जी हम, अब तो पहले की और बातें, लेकिन अब तो मुझे वो लोग और ज्यादा जाहिलों वाली बातें उन लोगों की मैंने देखी और सुनी है जो सबसे ज्यादा बुक्स रख के बैठे होते हैं। ये मैं हर एक को नहीं कह रही हूँ, इसलिए अच्छा आप लोग शुरू मत हो जाइएगा लोगों के नाम लेना, मैं हर एक को नहीं कह रही है, कुछ लोगों को कह रही हूँ, मेजोरिटी को कह रही हूँ, हर एक को नहीं कह रही। कुछ लोग तो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो जाकर बस किलो के हिसाब से बुक्स लाते हैं, या किसी से मांग के लाते हैं, या कहीं से भीख मांग कर लाते हैं, और उसके बाद अपने सेट पे लगाने के लिए वो बुक्स रख दी जाती हैं, उसमें से उन्होंने पढ़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि वो उनकी बातों से ही पता लग जाता है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जिस तरह की वो ट्वीट्स करते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह के फ्रॉड वो करते हैं, वो देख के पता लग जाता है कि किताबों को उन्होंने पढ़ा नहीं है। हो सकता है कि वो जो रखी हो उनके ऊपर से उन्होंने कभी मिट्टी भी ना झाड़ी हो। लेकिन खैर बात सारी ये है कि ये जो जाहिलों वाली हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं उसके ऊपर तो खैर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि गवर्नमेंट भी हर गलत चीज को सपोर्ट करती हुई ही दिखाई देती है। लेकिन बात सारी ये है कि कब तक हमारी ये हालत रहेगी, तो उसका जवाब ये है कि शायद हमेशा रहेगी। अब हम सुधरने वाले नहीं है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीदें रह गई थी लोगों को वो भी अब खत्म होती जा रही हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर उनका कोई फ्यूचर नहीं है, और यही रीजन है कि आप देखेंगे किस तरह से लोग यूरोप जाने की कोशिशें कर रहे हैं, किस किस तरह से बोट के जरिए, डंकी के जरिए, किस किस तरीके से लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जो बनाया गया था, और बताना तो ये चाहिए था भारत को कि देखिए जी हमने तो कितनी तरक्की कर ली, कितनी प्रोग्रेस की है हमने, और हमने भारत से अलग होकर अपने लिए क्या जी जबरदस्त किस्म की, कह लीजिए कि डेवलप हुई हुई, या कह लीजिए कि एक तरह से और कुछ नहीं तो यूएई, या फिर कह लीजिए कि कई यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते कि जी ऐसी हमने कंट्री बना दी है, चाहे उसमें लोगों को आजादी हो बोलने की, चाहे जो मर्जी ड्रेस पहने, चाहे जैसे मर्जी बात करें, चाहे जिस रिलीजन को मर्जी फॉलो करें, उनका जो भी फेथ हो, हम हर तरह से तैयार है। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। माइनॉरिटी को हमने तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, ना होने के बराबर रह गई है, और जो है वो बेचारे इतने डरे सहमे हैं और इस चक्कर में है कि कैसे वो पाकिस्तान से बाहर निकल सके। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, कई लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं उन लोगों से बात भी करती हूँ, मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे याद आया कि व्हाट्सएप जो है
वो भी अपने बोरिया बिस्तरा उठा के पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जी यहाँ पर तो इंटरनेट ही सही नहीं चलता, तो यहाँ हम काम कैसे करें। तो जी व्हाट्सएप वाले जो हैं वो भी पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो पूछना ये था, मुबारकबाद किसको देनी है? गवर्नमेंट को देनी है, एस्टैब्लिशमेंट को देनी है, या उन निकम्मे लोगों को देनी है जो पॉलिसीज बनाते हैं? लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं वो भी सुन ही लेते हैं। रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी, एक तो मोदी जी तक आवाज चली जाती है, लेकिन ये रोना बंद कीजिए वाली आवाज चली जाती है, लेकिन ये नहीं जाती कि मोदी जी हमारे साथ टर्म्स ठीक कर लीजिए, हमारे साथ ट्रेड शुरू कर दीजिए। माना हमने ट्रेड बंद की थी, तो शुरू करने को भी तो हम ही कह रहे हैं ना, अगर हमारी बात का इतना भरोसा है तो दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। एनीवे, देखते हैं कि क्या होता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। डरने का नहीं, डराने का। फिर मिलेंगे।